प्रकाश। सबसे पहले ना प्रकाश का हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रकाश बना कैसे है, प्रकाश में क्या क्या होते हैं और कोई भी पदार्थ जब उसको गर्म किया जाता है तो उस प्रकाश का उत्सर्जन कैसे करता है। जैसे बल्ब है, बल्ब में आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम लगाया गया जिसकी वजह से प्रकाश निकल रहा है, उसमें क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसके कण जो है किस प्रकार का बिहेवियर दिखा रहे हैं कि प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। तो अब समझेंगे इस प्रकाश को हम लोग विधिवत। सबसे पहले प्रकाश, प्रकाश जो भी होता है ना कि एक पदार्थ या किसी एक निश्चित पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण अणु, परमाणु या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब चीजों के रूप में हो सकते हैं। और जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं ना तो जैसे हमने मान लिया कि हमारा कोई पदार्थ है, इसको हमने गर्म किया तो पदार्थ के पास जब एनर्जी को प्रोवाइड किया जाए, गर्म करने का मतलब क्या है कि इसको हम उष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं। और जब हम उष्मीय ऊर्जा दे देंगे ना तो एक ऊर्जा के निश्चित मान तक ही ये पदार्थ संवहन कर सकता है इसमें अपनी ऊर्जा को, अन्यथा अपने अवस्था का परिवर्तन कर देगा। और अवस्था परिवर्तन करने का ये मतलब है ना, जैसे हमने लोहा ले लिया, लोहे को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और जब हम लोहे को गर्म करेंगे ना तो लोहा धीरे धीरे, पहले तो ठोस था, गर्म होने के बाद ये पिघल जाता है और पिघलने के बाद क्या बन जाएगा, द्रव अवस्था। तो पदार्थ पिघले ना, इसके लिए वो कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करता है। ये करते क्या है कि जब इनको ऊर्जा दी जाती है ना तो उसी ऊर्जा को छोटे छोटे ऊर्जा बंडल्स के रूप में आगे निकाल देते हैं। और जब ऊर्जा बंडलों के रूप में आगे निकालते हैं ना, जैसे ये कोई पदार्थ है हमारा और इसको हमने गर्मी प्रोवाइड किया तो ये क्या किया, छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों को आगे निकाल देता है। जैसे इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण ये समझो कि जब हम किसी अलाव के या आग जल रही होती है और आग के साइड अपना हाथ लगाते हैं, तो जब आग के साइड अपना हाथ लगाएंगे ना तो हमारे हाथ पे एक बहुत ही तीव्र जलन महसूस होती है। आग तो कुछ दूरी पे जल रही थी, जलन यहाँ महसूस हो रही है, आखिर कुछ तो रीजन है। तो यहाँ पे मेन रीजन ये होता है ना कि जब हमने आग यहाँ पे जल रही है ना तो आग से निकलने वाले जो हमारे फोटॉन्स थे, ऊर्जा बंडल्स थे, ये हमारे हाथों से टकराते हैं और इनकी जो उष्मीय ऊर्जा थी हमारे हाथों में संवहन कर देते हैं या हमारे हाथों को स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप समझिए इसको खूब आसान भाषा में। सबसे पहले हमने पदार्थ को उष्मीय ऊर्जा दिया, ये उष्मीय ऊर्जा इनके अंदर एक निश्चित मान तक ही रख सकते हैं। उसके बाद ये अपनी अवस्था को बचाने के लिए, क्योंकि ऊर्जा का मान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि अगर हम ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो पिघल जाएंगे, तो ये छोटे छोटे कणों का निर्माण कर देते हैं। और जब ये कण निर्मित करते हैं तो इसी को हम लोग ऊर्जा मंडल या फोटान बोलते हैं। ये फोटान्स की क्वालिटी होती है ना कि ये वातावरण के साथ उष्मीय ऊर्जा का साझा करते हैं। मतलब जब ये यहां से निकलेंगे तो होगा क्या ना कि वातावरण के साथ, जैसे हमारा वायु है, जैसे हमने आग जलाया तो आग के पास में एनर्जी ज्यादा होती है, दूर पे थोड़ा एनर्जी कम हो जाती है। मेन रीजन ये है ना कि पास में जो हमारा फोटान होता है वो वातावरण के साथ ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा साझा नहीं कर पाता है। जितना दूर जाता जाएगा उतना ही ज्यादा इसको वातावरण मिलेगा और उतना ही ज्यादा ऊर्जा के मान में कमी होती जाती है। तो ये क्या करते हैं, वातावरण के साथ ऊर्जा का साझा करते हैं और वातावरण में इसकी द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा के कारण कुछ विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, एक विक्षोभ, या विक्षोभ को इस शुद्ध भाषा में तरंग बोलते हैं। किसी वातावरण में फोटॉन्स के द्वारा जो विक्षोभ उत्पन्न किए जाएंगे वो तरंगों का रूप लेंगी और इन तरंगों का एक निश्चित जाल ही प्रकाश कहलाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब वर्ड विक्षेपण पढ़ेंगे ना तो इन्हीं तरंगों को अलग अलग बांट के पढ़ेंगे। 7 तरह की बांटती है ये तरंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा कि जब हमने पहले पदार्थ को गर्म किया, पदार्थ ने जब उसके अंदर उष्मा का मान ज्यादा हुआ तो उसने छोटे छोटे बाहर से ही छोटे छोटे फोटॉन्स कणों का निर्माण करके उन्हें भगा दिया कि एक ज्यादा मात्रा में ऊर्जा ले लो और तुम यहाँ से चले जाओ, ताकि ये अपनी अवस्था को बचा सके। ये फोटॉन्स ने क्या किया कि अपने ऊर्जा का साझा वातावरण के साथ किया और वातावरण में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तरंगे उत्पन्न हुई और इन्हीं तरंगों के एक निश्चित समूह जाल को हम लोग प्रकाश कहते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो ना कि एक रस्सी होती है जो कि दिखने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन उस रस्सी का एक भी धागा सीधा नहीं होता है।
सारे धागे क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं, एक दूसरे में जकड़े होते हैं। उसी तरह से जो प्रकाश होता है ना, इसमें बहुत सी तरंगे होती हैं। ये सारी तरंगे ना घूम फिर करके एक सीधे स्वरूप का निर्माण कर देती हैं, जिसको हम लोग प्रकाश किरण नाम देंगे आगे चल के। इसी को बोला जाता है प्रकाश किरण, और इसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। ये पदार्थ द्वारा हर दिशा में साझा किया जाता है, ठीक है। तो एक ऊर्जा बंडल या कह सकते हैं ना तरंगों का एक ऐसा निश्चित समूह जो हमारी आंखों में संवेदनाएं उत्पन्न करता है, हमारी आंखों में इंडिकेट करता है कि सामने कोई वस्तु है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा प्रकाश है। तरंगों का एक ऐसा समूह या जाल जो आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। क्लियर है। अब जब प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है ना, तो हम देखते हैं कि प्रकाश कहीं ना कहीं किसी न किसी स्रोत से उत्पन्न होता है। तो देखा जाता है ना कि प्रकाश जब उत्पन्न हो रहा है तो प्रकाश को उत्पन्न करने वाले दो तरह के स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं दीप्त स्रोत, पहला होता है हमारा दीप्त, और दूसरा होता है अदीप्त। प्रकाश को हमने क्या बताया कि प्रकाश गर्म हुआ कोई वस्तु और ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे हैं। प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे हैं मतलब क्या है कि गर्माहट के कारण अपने अवस्था को बचाने, इनकी मजबूरी है, फोटान्स निकालेंगे। ये फोटान्स की मजबूरी है कि वातावरण के साथ एनर्जी की साझा करेंगे, और जैसे ही वातावरण में एनर्जी दी जाएगी तुरंत विक्षोभ उत्पन्न होंगे, और यही विक्षोभ तरंगों का रूप लेंगे, और यही तरंगे मिलकर के प्रकाश का निर्माण करती है। और ये प्रकाश हमारी आंखों में, ये संवेदना या कह सकते हैं ना कि हमारी आंखों में प्रकाश संवेदी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र इसे ऑब्जर्व करता है और बताता है कि सामने की वस्तु किस प्रकार की है, ठीक। तो प्रकाश का उत्सर्जन कहाँ से हुआ, फोटान्स नामक कणों के एनर्जी प्रोवाइड करने से हुआ। अब ये पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है ना, ये दो तरह का होता है। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब प्रकाश को उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले ये हो सकते हैं ना कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, कोई वस्तु है जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश है, स्वयं की गर्मी है, और क्या कर रहा है कि प्रकाश निकाल रहा है, जैसे सूर्य, ठीक है ना, सूर्य। दूसरा प्रकाश उत्पन्न करने वाली एक ऐसी वस्तु हो सकती है जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो। मतलब ये क्या हो रहा है कि किसी और का प्रकाश ले और उसमें चमकीला हो जाए, या फिर हम जैसे चंद्रमा का ले लेते हैं। चंद्रमा क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश लेकर के वही प्रकाश हमारे यहाँ भेजता है। मतलब हम अगर देखें तो प्रकाश तो चंद्रमा से आ रहा होता है, लेकिन वो प्रकाश चंद्रमा का थोड़ी होता है, वो प्रकाश तो सूर्य का होता है। तो दो तरह के स्रोत होते हैं जिससे हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं। पहला स्रोत होता है दीप्त। दीप्त का मतलब होता है दिखाई देना, दिखाई देना। दूसरा होता है अदीप्त। अदीप्त का मतलब होता है, अ का मतलब नहीं, दीप्त का मतलब दिखाई देना। अब कौन वस्तु हमें दिखाई देगी? फिजिक्स की थियरी ये कहती है ना कि वस्तु से चलकर प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, तब हम उसे देखते हैं। वस्तु से चलकर प्रकाश हमारी आंखों तक आता है। अब वस्तु के पास अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा तो दिखाई कहां से देगी, ठीक है। तो एक ऐसी दीप्त स्रोत करने का मतलब होता है ना कि ऐसे स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो। मतलब क्या है दीप्त का आशय, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। दूसरा होता है अदीप्त। मतलब ये भी क्या होते हैं, ये भी प्रकाश का उत्पन्न करते हैं। इतना याद रखिएगा, दीप्त हो या अदीप्त दोनों प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जो हमारा अदीप्त होता है ना, ये किसी अन्य वस्तु से प्रकाश लेकर के और हमें प्रकाशित करता है, ठीक। तो ऐसा प्रकाशिक स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त प्रकाशिक स्रोत कहलाता है, तथा ऐसा प्रकाशिक स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता फिर भी प्रकाशित करने का कार्य करता है, फिर भी प्रकाश का उत्सर्जन करता है, अदीप्त कहलाता है। क्लियर है। अब प्रकाश और प्रकाशिक स्रोत हो गए। तो जब प्रकाश उत्पन्न होकर के आ रहा है ना, तो जिस माध्यम में ये चलेंगे, ये माध्यम इनको तीन टाइप के मिलेंगे। जैसे हमने बताया आपको कि ये वस्तु है, ये वस्तु जो कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले या प्रकाशिक स्रोत है जो प्रकाश दे रही है। इसके बारे में हमने बताया कि ये दो टाइप्स की होती है। प्रकाश को हमने बताया कि ये जो प्रकाश निकल के जा रहा है वो क्या होता है, तरंगों का निश्चित जाल होता है। अब
ये जिस माध्यम में जाएगा, जैसे प्रकाश अगर यहाँ से यहाँ तक निकला वैसे तो इसे किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, इसे किसी भी प्रकार के किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी माध्यम से गुजर रहा है तो वो उस माध्यम के पास 3 तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। पहला, प्रकाश आया और अपने आप आराम से खूब बिना किसी विचलन के चला गया, मतलब एक ऐसा माध्यम जो प्रकाश के वहन में या प्रकाश के चलन में सुगमता प्रदान करता है। दूसरा होता है कि एक ऐसा माध्यम जो प्रकाश के चलन में थोड़ा सा अवरोध करे और थोड़ा जाने दे, ठीक है ना। और तीसरा होता है जो प्रकाश को बिल्कुल आर पार ही ना होने दे। जैसे अगर जिस मार्ग में जा रहे हैं उस मार्ग में, जैसे हम वायु माध्यम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रकाश जो आया वो वायु में होते आ रहा है, वायु में आ रहा है, तो वायु में आ रहा है तो वायु क्या होगी, पारदर्शी माध्यम है, ये प्रकाश को रोकेगी ही नहीं, आए गया कोई फर्क नहीं है। दूसरा हमने जल ले लिया, जल में क्या होगा कि कुछ प्रकाश रोक दिया जाएगा जैसे अब, तो इसको हम लोग बोलते हैं पारभाषक या अर्धपारदर्शी माध्यम। और जो तीसरा होता है ना हमारा, वो होता है अपारदर्शी। 3 तरह के माध्यम, पारदर्शी, पारभाषक, अपारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी जिसके आर पार क्या, उस पार दिखाई पड़ रहा हो, यानी जिसके पार देखा जा सके। अब हम किसके पार देख सकते हैं, मतलब एक ऐसा माध्यम होगा जिसमें प्रकाश का वहन आर पार हो रहा हो, इधर से उधर हो रहा हो। एक ऐसा माध्यम होगा जिसमें प्रकाश आसानी से एक रास्ते से दूसरे रास्ते में चला जाए। मतलब ये है ना कि हमने कोई माध्यम ले लिया, जैसे हमने कोई यहाँ पे पतली सी सीट रखा, कोई भी सीट, और हमने देखा कि इसके आर पार हम बहुत इजीली देख पा रहे हैं, ठीक। तो जब हम इजीली देख पा रहे हैं ना, तो ये हमारा पारदर्शी होगा। पारदर्शी होने का ये मतलब है ना कि प्रकाश की किरणें उस पार से इस पार आसानी से आ जा रही हैं, तभी तो हम देख पा रहे हैं, नहीं आ पाती तो हम देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया पारदर्शी। पारदर्शी करने का मतलब हो गया ना कि एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं। जो दूसरा होता है ना, वो होता है हमारा पारभाषक माध्यम। और पारभाषक करने का अभिप्राय ये होता है ना कि जिसके आर पार देखे जाने का आभास किया जाए। मतलब ये है ना कि हम देखें वो उस पार, जैसे हमने कोई सीट रखा है और हमने उसके उस पार देखा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर उस पार वस्तु रखी क्या गई है, कैसी वस्तु है, ठीक है। तो जब क्लियरिटी नहीं आती है ना, तो इसको हम लोग पारभाषक बोलते हैं। पारभाषक करने का अभिप्राय ये हो जाएगा ना कि कुछ हद तक तो हम देख रहे हैं लेकिन कुछ हद तक नहीं देख पा रहे, धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक। एक ऐसा माध्यम जो कि क्या कर रहा है कि आंशिक रूप से प्रकाश को आर पार आने जाने दे रहा है। तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी करने का मतलब ये हो गया ना कि एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार बिल्कुल देखा ही ना जा सके। अब यहाँ पे देखो, जैसे दीवार है, तो दीवार के आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। पहला पारदर्शी, ऐसा माध्यम जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसके आर पार आंशिक रूप से देखे जाने का आभास किया जाए, अर्धपारदर्शी या पारभाषक माध्यम कहलाएगा। दूसरा होता है, तीसरा हमारा जो होता है अपारदर्शी, मतलब कि मतलब नहीं, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार दिखाई दे। ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सके या फिर आसानी से नहीं देखा जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। 3 तरह के माध्यम होते हैं, ठीक है ना। अब तो हमने क्या देखा कि प्रकाशिक स्रोत जो कि हमने बांटे थे 2 टाइप्स में, प्रकाश और प्रकाश के जो माध्यम थे। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रकाश आखिर गुण किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। प्रकाश के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है ना, और उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। थोड़ा सा इसमें इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट चलेंगे क्योंकि ये वीडियो एग्जाम को देख करके बनाई जा रही है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर आगे देखें प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश के गुण और इसके गुणों की यदि हम बात करते हैं
तो प्रकाश के अंदर कुछ गुण निम्नलिखित कुछ गुण होते हैं जो कि हम लोग क्या करेंगे उनको अभी समझेंगे। पहले समझो इधर। पहला, सबसे पहली बात तो ये होती है, सबसे प्रकाश का आसान सा गुण कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है ना, जब तक इसके मार्ग में कोई अवरोध ना, अब सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो सीधा ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि प्रकाश, ये मान लो कि हमारा घर है, तुम लोगों का घर मान लेते हैं, ये द्वार है, प्रकाश की किरण सूर्य से आई इधर, फिर घूम घाम के हर रूम में चली गई। ऐसा कभी नहीं संभव होगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है, जब तक कि उसके मार्ग में कोई ऐसा माध्यम न लगाया जाए जो कि उसे मोड़ने का गुण प्रदर्शित करे। ठीक है, तो पहला गुण क्या हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, तो कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो इन्हें डाइवर्ट करने का गुण प्रदर्शित करते हैं, जो इन्हें मोड़ने का गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब हो क्या जाएगा, पहली पॉइंट क्या थी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी पॉइंट यह थी ना कि प्रकाश को परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अगर प्रकाश किसी रास्ते से आ रहा है ना, और उस रास्ते में हम कांच लगा दे या शीशा लगा दे, एक ऐसा माध्यम लगा दे जिसके अंदर प्रकाश के परावर्तन का गुण हो। प्रकाश ये हमारा आ रहा है और हमने लगाया यहाँ पे दर्पण, तो प्रकाश इनसे टकराएगा और वापस लौट जाएगा। मतलब ये है ना कि अब देखेंगे यहाँ पे तो प्रकाश के क्या हुआ, प्रकाश को परावर्तित कर दिया गया, अर्थात प्रकाश परावर्तन का गुण रखता है। प्रकाश में क्या हो रहा था, सीधी रेखा में चल रहा था, और आगे अब क्या है कि प्रकाश में परावर्तन का गुण है। यदि निश्चित माध्यम को बीच में रखा जाए या प्रकाशिक पथ के बीच में कोई दर्पण ला दिया जाए तो ये क्या होते हैं, ये परावर्तित हो जाते हैं। तीसरा यदि हम देखें तो प्रकाश को अपवर्तित किया जा सकता है। अब समझेंगे आखिर अपवर्तन क्या है, अपवर्तित करना क्या है। जैसे परावर्तित का मतलब ये होता है ना कि प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा था, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब वापस लौटा देना। अपवर्तन का मतलब होता है ना कि प्रकाश जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते आगे बढ़े, ठीक ना, उसी दिशा में आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा सा जो माध्यम परिवर्तन होगा, जैसे हमने ना अब यहाँ पे क्या ले लिया, जल ले लिया या फिर कांच ले लिया, एक पारदर्शी हमने कांच ले लिया है, तो प्रकाश जो हमारा यहाँ से आ रहा था ना सीधा सीधा, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, और जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये डाइवर्ट होके इधर चला गया। ठीक, तो जब इस तरह प्रकाश के पथ में परिवर्तन कर दिया जाए, अब ऐसे समझो कि तुम लोग हो सीधा सीधा जा रहे हो और रास्ते में मान लो कि एक कुत्ता बैठा हुआ है, तो क्या होगा कि घूम करके चले जाओगे। प्रकाश के पथ को अपवर्तित का मतलब अपना पथ क्या किया आपने, थोड़ा सा चेंज कर दिया ना। वही चीज यहाँ पे भी होता है कि माध्यम चेंज हुआ, प्रकाश ने अपना हल्का सा पथ में क्या कर दिया, विचलन कर दिया, और इसी प्रक्रिया को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ कुत्ता जो है वो पागल कुत्ता बैठा हो तो फिर आप आगे नहीं जाओगे, आप परावर्तित हो जाओगे। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं प्रकाश के साथ, पहला होता है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते आए उसी रास्ते फुर हो लिए। अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश आया और हमने माध्यम को थोड़ा सा उसी रास्ते में आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा सा पथ को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब तीसरा जो कि, और क्लास 10th की बात करें ना तो यही दो टॉपिक्स जो प्रकाश से रिलेटेड ये चैप्टर्स हैं, इनको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ और भी गुण होते हैं, जैसे प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। अब इनको समझते हैं कि आखिर विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण आखिर है क्या। विवर्तन का मतलब होता है ना कि घूमने का गुण। अब इसको समझते हैं कि आखिर विवर्तन हम लोगों ने देखा कहाँ है, तो जो लोग दीपावली में दीपक जलाते हैं वे लोग तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। ये है हमारा दीपावली का दिया जो कि जल रहा है। अब कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा ना, तो जो दीपक के नीचे होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क अंधेरा होता है,
यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क होता है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा इधर जाए ना तो इधर हल्का डार्क होता जाता है, मतलब इधर जैसे ही पास में आएंगे ज्यादा डार्क, इधर थोड़ा हल्का होने लगता है, यहाँ पे पूरा एकदम काला ही हो जाता है। फिर इधर मतलब क्या है ना कि हमने एक दिया लिया और हमने देखा ना कि जो दिया के इधर साइड में था नीचे की तरफ, यहाँ बहुत ज्यादा डार्क है, इधर हल्का डार्क है, कम अंधेरा है, यहाँ ज्यादा अंधेरा है। आखिर यहाँ अंधेरा कम क्यों है? जब मेरा दीपक यहाँ जल रहा था तो जो प्रकाश की किरण अगर यहाँ से निकली होगी तो इधर गई होगी, इधर गई होगी, ये सब सारा का सारा हिस्सा काला होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा हिस्सा काला नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश के अंदर विवर्तन का गुण है। प्रकाश विवर्तन कैसे करता है कि प्रकाश इनकी सतह को लेकर के चलता है और कुछ प्रकाशिक किरणें घूम जाती है, सतह के स्पर्श के कारण कुछ प्रकाशिक किरणें होती हैं जो कि घूम जाती है, और जब ये घूमेंगी ना तो जहां तक घूम करके ये पहुंच जाती है वहां थोड़ा कम अंधेरा होता है, जहां नहीं पहुंच पाती वहां ज्यादा डार्क होता है। कुछ यही की बात हो रही है। अब इसको ऐसे समझो ना कि कोई पानी प्रेशर के थ्रू आगे जा रहा हो और जब टिल्लू पंप से पानी, चाहे किसी भी उपकरण से, अगर हम उसकी पाइप को ऐसे दबाएं, प्रेस करें, तो हमने ऑब्जर्व किया होगा ना कि कुछ पानी अंगूठे से घूम करके ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो जो ये घूम करके ऊपर आ रहा है ना, तो उसी तरह से प्रकाशिक किरणों के अंदर भी ये गुण पाया जाता है, और कुछ प्रकाशिक किरणें ऐसे घूम करके इधर साइड में आ जाती है नीचे की तरफ, जो कि यहाँ के अंधेरे को थोड़ा कम कर देती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं घूम पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा काला होता है। मतलब क्या है ना कि प्रकाश की कुछ किरणें घूमने का गुण प्रदर्शित कर रही हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये प्रकाश का विवर्तन है, ठीक है ना। किसी पतले छिद्र अथवा तली से प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश की किरणें उस सतह से या उस संकरे सतह से टकरा करके घुमाव प्रदर्शित करती हैं, इसी घुमाव को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। जो अगला होता है, अगला जो प्रकाश का गुण है वो है ध्रुवण। तो ध्रुवण क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे हमने एक कोई ले लिया, कोई दीवार, इसकी क्वालिटी ये है ना कि ये प्रकाश को केवल यहीं से जाने देगी जहां गैप है, बाकी कहीं से प्रकाश जा नहीं सकता। तो जब जा नहीं सकता, हमने कई स्रोत से निकाले प्रकाश, यहाँ पे होगा क्या कि ये जो स्रोतों से प्रकाश आ रहे हैं ना, ये प्रकाश धीरे धीरे यहाँ पे टकरा करके एक सीधी रेखा के रूप में आगे बढ़ते हैं। मतलब अनेक प्रकाशिक स्रोतों से निकलने वाली प्रकाशिक किरणों का एक हो जाना, कई प्रकाशिक स्रोतों से निकलने वाली प्रकाशिक किरणों का एक प्रकाशिक स्रोत होकर के आगे बढ़ना, ये हम लोगों का कहलाता है प्रकाश का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या हो गया कि ध्रुवित हो जाना, केंद्रित हो जाना। यहाँ पे कई प्रकाशिक किरणें थी, लेकिन सारी की सारी प्रकाशिक किरणें क्या हो गई, केंद्रित हो गई, और इसी को हम लोग बोलते हैं ये प्रकाश का ध्रुवण है। अगला जो हमारा होता है हेडिंग, वो होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है ना कि प्रकाश के किरण को कई हिस्सों में तोड़ देना, इसकी तीव्रता को कम कर देना। जैसे समझो यार, मान लो ना कि धूप में निकले, गर्मी की धूप है, ठीक, तो पता चलेगा कि इंसान जाएगा तो गोरा चिट्टा, लेकिन आएगा पूरा काला होकर के। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है व्यतिकरण का। कुछ मशीनें होती हैं जिनको एक लिमिटेड प्रकाश ही चाहिए, तो लिमिटेड प्रकाश ही चाहिए, तो उसका अभिप्राय ये होता है ना कि हम प्रकाश किरण को गुजारे, इसको एक पतले छिद्र से निकाला जाता है, फिर उसके बाद हमने अवरोध कर दिया। अब देखो यही प्रकाशिक किरण यहाँ भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, फिर हमने अवरोध कर दिया, तो ये वाला प्रकाशिक किरण टकराते टकराते कुछ इधर से, कुछ किरणें टकराते हुए इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से। मतलब आप समझो ना कि यहाँ पे अगर 15 का प्रकाश था तो यहाँ से कितना हो गया, 5 का, बराबर बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब यहाँ पे हमने 15 का प्रकाश था, मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि अगर हम 10 तक के प्रकाश का वहन कर सकते हैं, उससे ऊपर जाते तो हम काले हो जाते मान लो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि उसी प्रकाशिक किरण को तोड़ करके अनेक हिस्सों में यहाँ पे हमने कर दिया ना। अब इसका सबसे बेहतरीन यूज जो है ना वो पिरामिड्स में किया गया है। तो अभी पहले उनको छोड़ो, अभी देखते हैं इधर। प्रकाश की तीव्रता को अनेक भागों में विभाजित कर देना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। क्लियर है? एक प्रकाशिक जो किरण है, इसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित तीव्रता होती है,
और उसी तीव्रता को कई हिस्सों में बांट देना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। अब ये जो चीजें समझाई गई ये बेसिकली आपको इतने डिटेल्ड में पढ़नी नहीं, वो आपको केवल समझना था। अब जब कभी पूछा जाएगा कि प्रकाश के गुण बताइए, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इतना तो लिख सकोगे ना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। ठीक है, आप इनके बारे में भी जानते हो, लेकिन इनके बारे में लिखना नहीं, आपको बस एक पॉइंट लिखनी है। आगे लिखना चाहोगे तो बोलोगे कि प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अब विद्युत चुंबकीय गुण कैसे, मतलब सोलर पैनल अगर हमारा लगा हो, उस पे प्रकाश आए तो विद्युत धारा को प्रवाहित कर देता है। तो हमें भी कर सकते हैं ना कि प्रकाश के अंदर द्वैत प्रकृति होती है, उसमें ऊर्जा भी होता है, क्योंकि हमने जब प्रकाश का उत्पन्न किया था तो प्रकाश को बताया था ना कि जो उसमें ऊर्जा है उसी को क्या करता है कि विक्षोभों के रूप में कन्वर्ट होती है और उससे प्रकाश का निर्माण होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश के कारण होता है। तो प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए जो लिखना हो, फिर आगे बताते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने प्रकाश के गुणों को देख लिया, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं। प्रकाशिक किरण, ठीक है ना। अब जो प्रकाश होता है ना वो एक निश्चित रेखा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे प्रकाश है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है। यहां से जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो उसे हम किसी न किसी निश्चित रेखा द्वारा इंडिकेट करेंगे ना कि हाँ ये प्रकाशिक किरणें आ रही हैं। तो जब इन्हीं रेखाओं को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक किरण। वे रेखाएं या किसी माध्यम में खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो कि प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के चलने वाले पथ को प्रदर्शित करती हैं, प्रकाशिक किरण कहलाती हैं। और प्रकाशिक किरण, अब जैसे ना समझो ना, इनका नाम जो होता है वो तो 3 चीजें होती हैं। जैसे अगर हम गणित में समझे ना तो एक रेखा होती है, रेखाखंड और किरण। यहीं से ना ये कॉन्सेप्ट और इनका कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो समझो रेखा क्या होती है, रेखा होती है बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा कहलाती है, जो कि अनंत लंबाई को रिप्रेजेंट करती है, मतलब दोनों तरफ बढ़ सकती है। दूसरा होता है रेखाखंड। रेखाखंड मतलब होता है उसी रेखा का खंड। खंड का मतलब होता है एक टुकड़ा। टुकड़े का मतलब वो ये होता है ना कि जिसका अंत भी पता होता है और जिसकी आदि भी पता होती है, मतलब जिसका प्रारंभ पता है और जिसका अंत पता है, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं। जिसका ये दोनों नहीं पता होते उसे रेखा कहते हैं। लेकिन किरण का मतलब होता है ना कि जिसका सृजन तो पता होता है, मतलब उत्पत्ति या प्रारंभ पता होता है, लेकिन अंत अनंत होता है, अंत पता नहीं होता है। मतलब ये है ना कि अगर यहाँ से प्रकाशिक किरण, जैसे हमने सिंपल सा समझो कि हमने टॉर्च को जलाया, तो टॉर्च जब हमने जलाया ना तो टॉर्च में जो प्रकाशिक किरणें निकली, हमें तो इतना क्लियर होगा ना कि यदि टॉर्च हमारे हाथ में है तो ये प्रकाशिक किरण हमारे हाथ से निकली है। मतलब ये हो गया ना कि हमें उस प्रकाशिक किरण के उत्पन्न होने के स्थान या उत्पन्न होने वाला बिंदु पता होगा, इसलिए इसका नाम किरण है। ये भी याद रखिएगा कि उसके उत्पन्न होने वाले बिंदु को हमें जानते हैं, उत्पन्न जहां से हो रहा है उस बिंदु को हम जानते हैं, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा इसे हम नहीं जानते। और ये प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशिक किरण। ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु पता होता है किरण कहलाती है। और ऐसे रेखा जो प्रकाश को रिप्रेजेंट करे, जो कि प्रकाश को बताए कि हमने ये प्रकाश का गमन पथ बनाया है, मतलब कि जब प्रकाश के किरणों को या प्रकाशिक रेखाओं को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है तो इन्हें हम प्रकाशिक किरण कहते हैं। और ये प्रकाशिक किरणें 3 प्रकार के पुंजों का निर्माण करती हैं। पुंज का मतलब होता है गुच्छा, तो गुच्छे का मतलब होता है ना, गुच्छा मतलब होता है समूह, ठीक है ना।
पुंज, पुंज का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा का मतलब होता है समूह, यानी 3 तरह के समूहों का निर्माण करती है। पहला, ये प्रकाशिक किरण चल सकती है, और ये प्रकाशिक किरण कई तरह, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक ही किरण जाएगी, कई हो जाती है। तो अब ये जब जा रही है एक ग्रुप में जा रही है ना, यानी एक गुच्छे में जा रही है, तो ये बनती है, या तो ये सब एक दूसरे के समांतर होंगी। तो जब समांतर होती है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाशिक पुंज, ठीक है ना। प्रकाशिक पुंज, प्रकाशिक पुंज मतलब प्रकाशिक किरणों के समूह को प्रकाशिक पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर, दूसरा होता है अभिसारी, और तीसरा होता है अपसारी। मतलब एक ऐसा प्रकाशिक पुंज जिसमें सभी प्रकाशिक किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर करने का मतलब क्या है कि इनके बीच का गैप, इनके बीच सम प्लस अंतर, समांतर यानी सम मतलब समान, अंतर मतलब गैप। इनके बीच का गैप हमेशा क्या होगा, समान तो होता है। तो जब इनके बीच का गैप, 2 प्रकाशिक किरणों के बीच का गैप यदि समान होता है ना, तो इसी को बोलते हैं समांतर प्रकाशिक पुंज। ऐसा प्रकाशिक पुंज जिसकी सभी प्रकाशिक किरण समांतर होती है, समांतर प्रकाशिक पुंज कहलाता है। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाशिक पुंज। अभिसारी का मतलब होता है ना अभिसरित होना। अभिसरित का मतलब होता है ना कि जैसे ये प्रकाशिक किरण है, कोई प्रकाशिक किरण आ रही है, और हम बोले कि इस बिंदु पर सभी प्रकाशिक किरणें क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। इस बिंदु पे सभी प्रकाशिक किरण क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, एकत्रित हो रही है। तो ऐसे प्रकाशिक किरणों का समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाशिक पुंज, ठीक है ना। जैसे उत्तल लेंस द्वारा बात करें, उत्तल लेंस क्या करता है, जितनी भी समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें होती है सबको मोड़ के एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। तो जब एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अभिसरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, बिंदु पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रकाशिक पुंज जिसमें सभी प्रकाशिक किरणें एक निश्चित बिंदु पर इकट्ठा हो रही होती हैं, अभिसारी प्रकाशिक पुंज कहलाएगा। प्रकाशिक मतलब प्रकाश का, पुंज मतलब गुच्छा। समांतर होने का कंडीशन क्या है कि सारे जो प्रकाशिक किरण समांतर है। अभिसारी होने का मतलब क्या हो रहा है कि एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत हो। तीसरा होता है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है ना पसरण की प्रक्रिया को पूरा करे, फैलने की प्रक्रिया को। मतलब क्या है ना कि अगर कोई ऐसा प्रकाशिक पुंज जिससे प्रकाशिक किरणें दूर दूर होती हुई प्रतीत हो रही हो, एक दूसरे से दूर हट रही हो, एक दूसरे से दूर जा रही हो। जैसे हमने टॉर्च जलाया ना, तो टॉर्च की प्रकाशिक किरणें तिरछा जाती है। यहाँ पे तो एक निश्चित बिंदु है, जैसे मान लेते हैं हमारा टॉर्च है, तो अगर हमने इसको जलाया ना, तो यहाँ पे तो देखो इतना में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे फैलते फैलते बड़ा होता चल जाएगा। मतलब क्या है कि प्रकाशिक किरणें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किसी जनरल या सामान्य सी विद्युत लाइटों में, घरेलू उपकरणों में कौन से प्रकाशिक पुंज को प्रदर्शित किया जाता है, तो अपसारी होगा। वहां पे क्या किया जाता है, टॉर्च जलाया, प्रकाश फैल रहा है, यह अपसारी प्रकाशिक पुंज है, फैलाव को प्रदर्शित करेगा। अभिसारी का मतलब क्या होगा, इकट्ठे होने को प्रदर्शित करेगा। 3 तरह के प्रकाशिक पुंज हो गए, ठीक है ना। तो अब प्रकाशिक किरण मतलब प्रकाश के गमन पथ को प्रदर्शित करने वाली रेखा प्रकाशिक किरण कहलाएगी। इन प्रकाशिक किरणों के समूह को प्रकाशिक पुंज कहते हैं। प्रकाशिक पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है। और समांतर होने का कंडीशन यह है कि इनके बीच का गैप समान होगा। अभिसारी होने का कंडीशन यह है कि ये एक बिंदु पर अभिसरित हो रही होंगी, इकट्ठा हो रही होंगी। अपसारी होने का कंडीशन यह है कि एक बिंदु से फैलाव को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है ना। तो अब ये तीनों चीजें हो गई, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। एनसीईआरटी का अगर हम देखें ना, तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल दिए हैं, ठीक। और ये प्रकाशिक पुंजों के बारे में, या फिर हमने बताया आपको दीप्त माध्यम, अदीप्त माध्यम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, इसलिए हम ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, इसमें कुछ केवल समझाते जा रहे हैं, आप इसे समझने का प्रयास करिए, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, और जो प्रकाश होता है ना, तो हमने बताया कि प्रकाश के पास एक गुण होता है कि प्रकाश जैसे आ रहा है, टकराने के बाद पुनः वापस चला जाएगा।
तो जब वापस जा रहा है इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, मतलब किसी प्रकाशिक किरण द्वारा या किसी प्रकाशिक पुंज द्वारा किसी स्रोत अथवा माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना। जैसे यहाँ पे हमने एक दर्पण बनाया जो कि शीशे से बना हुआ है, ठीक है ना। और जब शीशे से बना हुआ है तो ये यहाँ पे हमारा माध्यम है वायु और यहाँ पे कांच है, क्योंकि हमने कांच से बनाया हुआ है। तो जो हमारा प्रकाश आया इनसे टकराया, ठीक है ना। एक्चुअल में प्रकाश यहाँ से टकराएगा, ठीक है। फिलहाल अभी ऐसे समझते हैं कि प्रकाश आया, टकराया और पुनः वायु से आया और वायु में ही लौट गया। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, कांच में गया ही नहीं, कांच को पार ही नहीं किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिस माध्यम से आए उसी माध्यम से लौट जाए। अब परावर्तन को समझते हैं ऐसे आसान शब्दों में कि किसी प्रकाशिक किरण द्वारा अपने आपतित माध्यम में पुनः वापस लौट जाना। जैसे हम लोगों ने बताया ना कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो और कहीं पे पागल कुत्ता बैठा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा काटने वाला है, तो फिर आप यहाँ तो रुकोगे नहीं, आप जैसे ही उसको देखोगे पुनः रिटर्न हो लोगे, क्योंकि कई सुइयाँ लगती हैं। तो जब आप रिटर्न हो लोगे ना तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये परावर्तन हो गया, फुर हो लिए वहाँ से, जैसे आए वैसे ही निकल लिए। और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्रकाश का परावर्तन है, अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं। और प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, इसे भी दो टाइप्स में बांटा जाता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। मतलब ये है ना कि मान लो कि अगर आप प्रकाश की किरण थी, आए, टकराए और पुनः इसी तरह से एकदम सीधा भागे, ये नियमित कहलाएगा, ठीक। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। मान लो कि कुत्ता भी दौड़ा लिया, ठीक, तो कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, ये अनियमित परावर्तन होता है। तो परावर्तन दो स्वरूपों में किया जाता है। पहला जो होता है नियमित परावर्तन, मतलब जो परावर्तन के नियमों का पालन करता है। मतलब परावर्तन के दो नियम हैं जिनको हम आगे पढ़ाएंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ समान कोण बनाती हैं। ये परावर्तन का नियम है। अगर कोई परावर्तन हो रहा है और ये एंगल सेम हो रहा है, जो हमारा आई और आर की जो एंगल्स है ये सेम हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये नियमित परावर्तन है। यहाँ पे हर आपतित किरण, यदि कोई आपतित किरण इस प्रकार से है ना, तो अगर ये परावर्तित होगी तो बिल्कुल दिशाएं समान रखेगी। अगर आपतन की दिशा समान है इनकी तो परावर्तन की भी दिशा समान हो जाएगी। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन करने का मतलब ये होता है ना कि प्रकाश की किरण परावर्तित तो होगी। अब जैसे ऊबड़ खाबड़ स्थानों पे मान लो कि प्रकाश आया, यहाँ पे जो प्रकाश टकराया वो किधर जाएगा, इधर मान लेते चला गया। यहाँ पे टकराने वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर गया। अब ये अनियमित परावर्तन है। यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आ रही थी समांतर थी, एक समान दिशा में थी, लेकिन इनका परावर्तन जो हुआ है ना अलग अलग दिशाओं में हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। मतलब दो तरह के परावर्तन, एक नियमित और एक अनियमित। नियमित का मतलब ये था ना कि यदि आपतन की दिशा समान है तो परावर्तन की दिशा भी समान होनी चाहिए। अनियमित का मतलब ये हो गया कि यदि आपतन की दिशा भिन्न भिन्न है, अरे आपतन की दिशा समान है तो परावर्तन की दिशा भिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसा प्रकाश का परावर्तन जिसमें आपतन की दिशा समान तथा परावर्तन की दिशाएं भिन्न होती है अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक। अब जब प्रकाश का परावर्तन होता है ना तो इसमें कुछ नाम होते हैं जिनके बारे में हम लोग समझते हैं। ये दो तरह का ये तो समझ में आ गया ना कि परावर्तन दो टाइप्स का होता है, नियमित अनियमित। इनमें अब कुछ नाम होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु। आपतन बिंदु परावर्तन बिंदु नहीं होता है। परावर्तन बिंदु जब हम डबल दर्पण लगाएंगे तब आता है कि एक दर्पण ऐसा जो परावर्तित करके वहां भेज रहा है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, मुख्य अक्ष, परावर्तन पृष्ठ, ये सारी चीजें होती है। तो अब इनको एक एक करके समझते जाते हैं। हम लोगों ने एक दर्पण लिया है, फिलहाल अभी समतल दर्पण लेते हैं और इसको हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण पे जब प्रकाश की किरण आ रही है, किसी बिंदु से टकराई और वापस चली गई। जैसे घरों में आपने प्रैक्टिकल कभी किया होगा कि शीशा ले लिया होगा और प्रकाश जहाँ आ रहा था वहाँ पे लगाया शीशे को
और उस प्रकाश के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, इधर उधर भेजना शुरू किया, ठीक है ना। तो कुछ वैसे ही चीज हम लोग समझते हैं जनरल एकदम। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब होता है ना आ प्लस पतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होगा कि आ प्लस पतित, थोड़ा सा ना आ का मतलब होता है आना, पतित का मतलब होता है गिरना, ठीक है ना। संस्कृत वर्ड है पतित, संस्कृत में बोला जाता है कि गिरना, गिरने को पतित बोला जाता है, ठीक है। तो आ करके गिरना आपतित होता है। और किरण का मतलब क्या है कि किरणों, प्रकाश की किरणों का मतलब जब किसी बिंदु पर या किसी परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर आने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग आपतित प्रकाश की किरण बोलते हैं। मतलब अब थोड़ा सा आपतित आना और जाने को समझते हैं। जैसे ना हम मान लो यहाँ पे खड़े, यदि कोई वस्तु हमारी दिशा में आ रही हो ना, मतलब ये है ना कि अगर उस वस्तु और हमारे बीच की दूरी कम हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वस्तु आ रही है। इनके हमारे और उस वस्तु के बीच में गैप क्या हो रहा है, निरंतर घट रहा है। और यदि किसी वस्तु के साथ हमारा गैप जो है बीच में, वस्तु और हमारे बीच में जो गैप है वो निरंतर बढ़ रहा हो ना, तो हम बोलते हैं कि ये वस्तु जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ये बिंदु है ना, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारा माध्यम है। इस माध्यम पे यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मतलब क्या है कि ये गैप निरंतर घट रहा है, आ करके गिर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित प्रकाशिक किरण। ऐसी प्रकाशिक किरण जो हमारे परावर्तक पृष्ठ पर आ करके गिरती है या हमारे माध्यम पे आपतित होती हुई प्रतिक्रिया आती है। दूसरा होता है परावर्तित प्रकाशिक किरण, मतलब माध्यम से टकरा करके ना और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरणों को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर आ करके गिरती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या था, परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आपतन बिंदु पर आने वाली प्रकाश की किरण। परावर्तित किरण का मतलब कि आपतन बिंदु या माध्यम से टकरा करके वापस लौट जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। और आपतन बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के तल में परावर्तक पृष्ठ के साथ खींचा जाने वाला 90 अंश की कोण बनाते हुए कोई रेखा अगर हम खींच देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा अभिलंब है। अभिलंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कोण। यानी क्या हो कि आपतन बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाएगा और दूसरी चीज की आपतित किरण और प्रकाशित किरण के या परावर्तित किरण के तल में होगा। दो चीजें, आपतित किरण परावर्तित किरण, इन दोनों के जो तल में है वो अभिलंब है, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है। अब ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ एंगल क्रिएट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। दूसरी चीज, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है जिसको परावर्तन कोण आर बोलते हैं। अब इनको आसान से समझते हैं, आसान भाषा में, ठीक है। अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या हो गया कि आपतन बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के तल में आपतन बिंदु पर खींचे जाने वाले 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखा अभिलंब कहलाएगी। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। ये जो हमारा तल है ना, ये तल क्या कर रहा है, प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। तो जब ये प्रकाश को परावर्तित कर रहा है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल है। जिस बिंदु पर आ रही थी आपतन बिंदु, जिस तल से टकरा करके परावर्तित हो रही परावर्तक तल, जो किरण आ रही है आपतित, जो जा रही है परावर्तित, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आई आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित कोण के बीच। कुछ लोग ना इसे अपवर्ड समझते हैं, ठीक है ना, ये वाला कोण नहीं होता है, धरातल के साथ या परावर्तक पृष्ठ के साथ नहीं देखा जाता है, ये हमेशा अभिलंब के साथ होते हैं दोनों कोण, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें अगर कुछ चीजें ऐड करें ना, तो
ये चीजें होती है आपतित, अविलंब, परावर्तन, इन सब चीजों को आप याद कर लोगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। अब किन रूल्स को फॉलो करता है, जैसे देखें कि प्रकाश के, यदि हम परावर्तन के नियमों को देखें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम है। पहला नियम ये कहता है ना कि जो आपतित किरण होगी, जैसे यहीं पे देखें तो जो आपतित किरण होगी, जो परावर्तित किरण होगी तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। मतलब क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होंगे। एक तल कहने का मतलब यह है ना कि अब समझो जो हमारी आपतित किरण है, जैसे ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है और यहां से टकरा करके वापस जा रही है, तो ये दोनों को जब मिलाएंगे ना तो एक तल का निर्माण होगा। अभिलंब अगर उसी तल में, मतलब कहा जाता है ना कि ये तीनों सदैव एक तल में होने चाहिए। जो दूसरा नियम कहता है ना कि ये जो एंगल्स होते हैं, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सदैव समान होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होंगे, और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान सदैव समान होगा। क्लियर है ना। या I इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा R होता है। तो इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रथम नियम में अगर हम लिखें कि प्रकाश के दो परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम में अगर हम लिखें तो लिखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक तल में होंगे, और दूसरा नियम हम ये लिखते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है ना। तो अब अगर हम आगे इसके बाद देखते हैं, जैसे हम लोगों ने आपतन परावर्तन समझ लिया, आपतन तो बाद में आएगा, अभी फिलहाल देखो इधर। तो अब कुछ किरणें जब परावर्तित होती है ना, या ये जिन स्रोतों से परावर्तित होंगी, तो जब ये परावर्तन दिखाएंगे ना तो कुछ नाम आते हैं। जैसे प्रतिबिंब का निरूपण करते हैं, दर्पण होता है। तो अब हम लोग उन चीजों के बारे में समझते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो ऐसे समझिएगा कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक निश्चित भाषा होती है, और फिजिक्स की भाषा में जो वस्तु होती है ना उसे बिंब बोला जाता है। वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंब बोला जाता है ना, कि बिंब का ही प्रतिबिंब होता है। मतलब वस्तु को हम लोग बिंब बोलते हैं, और उसी के नाम से ये प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रतिबिंब का मतलब होता है ना कि बिंब की छाया, ठीक, यानी बिंब का निरूपण करती। जब कोई, हमने ऐसे दर्पण ले लिया, प्रकाशिक किरण आई, टकरा करके कहीं वस्तु हमारी इधर थी और इसकी एक छाया यहाँ पे बना दे, तो जब एक छाया का निरूपण करेगी ना, जिस छाया को बनाएगी, ये छाया निरूपण जो परावर्तित किरणों के द्वारा निरूपित की जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा प्रतिबिंब है। ये वस्तु है, वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। और जो ये बनाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे कि ये प्रतिबिंब है। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ये बिंब होता है, दूसरा प्रतिबिंब होता है। लेकिन दर्पण से बनने के आधार पर ना प्रतिबिंब दो टाइप्स के होते हैं। इन्हें दो टाइप में बांट दिया जाता है। तो अब यदि हम प्रतिबिंब को देखें तो दो टाइप्स में होता है। एक होता है आभासी, और आभासी या काल्पनिक। दूसरा हमारा होता है वास्तविक। अब आभासी या काल्पनिक का मतलब क्या है और वास्तविक का मतलब क्या है, ये दोनों कब बनते हैं, ऐसे समझिएगा कि जब प्रकाशिक किरणें वास्तव में कहीं कटा नहीं ना करें। जैसे यहाँ पे देखें ना, तो मान लेते हैं ना कि कोई हमारा था प्रतिबिंब बनाने के लिए, और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था जो कि टकराने के बाद यहाँ पे कटान हुआ था। एक समांतर लिए थे और एक इस तरह से लिया और एक कटान करके यहाँ पे प्रकाशिक परावर्तित किरणों का, दोनों देखो परावर्तित हो जा रही है, और इनका जब कटान हो रहा है ना, तो जब कहीं पे वास्तव में प्रकाशिक किरणों का कटान होना, तो ये प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक होता है। और मान लो कि कटान ही ना हो,
हाँ, ये हमारा दर्पण है और प्रतिबिंब किसी कंडीशन की वजह से यहां पे बन रहा हो। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? इधर। तो जब यहां पे बनेगा ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी प्रकाशीय किरणें दर्पण के पीछे नहीं जा सकती, और जब दर्पण के पीछे जा ही नहीं सकती हैं, तो जब ये दर्पण के पीछे नहीं जा सकती तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ से बनाएंगे? जैसे हमने ये ज्यादातर अवतल दर्पण, ये हमारे उत्तल दर्पण में आएगा, ठीक है ना। तो जब दर्पण के पीछे नहीं जा सकती है, तो जब ये दर्पण के पीछे नहीं जा सकती है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे अगर देखें ना, तो जैसे मान लेते हैं दो प्रकाशीय किरणों को हमने खींचा हुआ है, ये इधर अगर बढ़ाया और इनको इधर बढ़ाए, तो ये दूरियां बढ़ रही हैं। मतलब इतना तो साफ स्पष्ट है ना कि इधर कहीं पे भी इन रेखाओं का कटान नहीं होगा। मतलब क्या है कि इन रेखाओं का कटान हम इधर ही कर सकते हैं, और जहां पे इन रेखाओं का कटान होगा दर्पण के पीछे, जो कि वास्तव में नहीं होता है, केवल कल्पना मात्र है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। दो प्रतिबिंब बनते हैं, एक होता है वास्तविक ऐसा प्रतिबिंब जिसमें परावर्तित किरणें वास्तव में कटान करती है, दूसरा होता है काल्पनिक ऐसा प्रतिबिंब जिसमें आभास किया जाता है या फिर उस तरह से कल्पना मात्र से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। ये रियलिटी में मौजूद नहीं होगा, ये बस अनुमान लगा लिया जाता है कि हाँ दर्पण के पीछे कहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसे देखा नहीं, इसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो दो तरह के प्रतिबिंब हो गए, आभासी और काल्पनिक। एक और प्रतिबिंब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब होता है ना कि जब जैसे अगर हम कभी मिरर में देखें ना, तो मिरर में क्या होता है ना कि कुछ चीजें अपोजिट कर दी जाती हैं, ठीक, उसको हम लोग पार्श्व प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बी, और इसको हम यदि मिरर में देखें ना तो ये इस तरह से बना हुआ दिखेगा, ठीक। तो जब इस तरह से दिखेगा ना तो इसको बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। और एक और प्रतिबिंब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है ना, जैसे हमने ऐसे ए लिख दिया है, तो जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे, जल में जब देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से अपोजिट हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जल प्रतिबिंब है, ठीक है। तो प्रतिबिंब यदि उस तरह से देखे जाए तो चार टाइप्स के होते हैं, काल्पनिक, वास्तविक, पार्श्व और जल। लेकिन हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से नहीं यही दो होते हैं। काल्पनिक, काल्पनिक मतलब क्या हो, जिसकी कल्पना की जाए, जिसमें परावर्तित किरणें वास्तव में कटान नहीं करती है। वास्तविक मतलब कि जिसमें वास्तव में कटान करती है। ये दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं दर्पण, आखिर हमारा दर्पण क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर दर्पण है क्या। दर्पण कहते किसे? एक ऐसा माध्यम जो प्रकाशिक किरण को परावर्तित करता है। एक ऐसा यंत्र, ऐसा माध्यम जो प्रकाशिक किरण को परावर्तित करता है, दर्पण कहलाता है। और जब दर्पण, ये दर्पण का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का क्या करेंगे, परावर्तन करेंगे। दर्पण यानी प्रकाश का परावर्तक या परावर्तन करने वाला, ठीक है ना। एक ऐसा माध्यम जो प्रकाशिक किरणों का परावर्तन करता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण तीन टाइप्स के होते हैं, दर्पण दो टाइप्स के होते हैं मुख्यतः, ठीक है ना। पहले ऐसे समझते हैं, दर्पण दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा गोलीय और दूसरा होता है समतल। और बाद में गोलीय को बांट दिया जाता है ना, तो बोला जाता है कि अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो दर्पण को हम लोग दो ही टाइप्स का होता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से। कौन कौन से? समतल और गोलीय। समतल कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कि समतल हो, समतलाकार हो, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। गोलीय दर्पण कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा दर्पण या प्रकाश का ऐसा परावर्तक जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, किसी खोखले गोले का हिस्सा हो, उसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण करने का मतलब ये हो जाता है ना कि ऐसा दर्पण या प्रकाश का परावर्तक
जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समान हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब जब गोलीय दर्पण में देखा जाता है ना तो दो तरह के गोलीय दर्पण मिलते हैं। एक ये होता है ना कि जो कि अपने धंसे हुए तल से परावर्तन करता है, दूसरा होता है जो कि अपने उभरे हुए तल से परावर्तन करता है। तो जो धंसे हुए तल से करेगा उसको अवतल बोलेंगे, जो उभरे से करेगा अवतल। अभी पहले समझते हैं दर्पण के बारे में डिटेल में। तो दर्पण बनाया कैसे जाता है इसे समझते हैं। जैसे ना घरों में बर्तनों की बात की जाए तो बर्तनों को ना जलने से बचाने के लिए, जैसे भोजन बनाया जा रहा है तो क्या किया जाता है ना कि उन पे किसी चीज़ की कलई की जाती है। जैसे गाँव में अगर हम देखें तो गाँव में क्या किया जाता है ना कि बर्तन को तरियाया जाता है, जिसको भोजपुरी में बोलते हैं तरियाना। ठीक है ना। तो अब हमने एक बर्तन लिया जिसको तरियाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मिट्टी लेंगे, गीली मिट्टी लेंगे, और उस बर्तन के निचले हिस्से को जो कि आग में जलने वाला है उसे हम लोग गीला करते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे की जाती है कि दर्पण लिया जाता है और उसमें पारे या चांदी का हम लोग लेप लगाते हैं, पारे का लेप लगाएंगे। ठीक है। अब वहाँ पे हमने गीला कर लिया उसको, उसके बाद हम उस पर राख लगाते हैं ताकि एक पृष्ठ बन जाए, और जब आग से इनका सामना हो तो ये जो पृष्ठ हमने बनाया ये पूरा जल जाए, लेकिन हमारा बर्तन सेफ बचा रहे ताकि उस पर दाग धब्बे ना आए। यही चीज यहाँ पे हम करते हैं कि हमने पारे की कलई किया, अब इस पे हम क्या करते हैं ना आयरन के लाल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, उसका हम इस पे, जैसे वहां पे हम राखी को लगाते हैं, राख होती है, जो भी राख होती है हम लगाते हैं, यहाँ पे हम आयरन के लाल ऑक्साइड का उस पे हम लोग वान करते हैं। और जब हम आयरन का लाल ऑक्साइड उस पे प्रवाहित करते हैं ना तो ये होता क्या है कि जो हमारा पारा होता है ना ये एक चमकदार पृष्ठ के रूप में यहाँ पे बन जाता है, और इसके पीछे एक परत बनती है। तो समझो सबसे पहले क्या की गई, कलई की गई, किसकी कलई की गई, पारे की। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया कि आयरन के लाल ऑक्साइड का लेप लगाया है, और आयरन के लाल ऑक्साइड का लेप लगाते ये क्या हो गया कि ये वाली पृष्ठ चमकदार हो जाएगी। अब जब प्रकाश आएगा ना तो इस खोखले कांच के, अब इसको हम लोग बनाते हैं इधर डिटेल में। जैसे हमने सबसे पहले दर्पण बनाना था तो हमने सबसे पहले खोखला कांच लिया, खोखले कांच के इस पृष्ठ पे पारे का लेप लगाया, पारे का लेप लगाने के बाद हमने इस पे आयरन के लाल ऑक्साइड से क्या कर दिया, पूरा का पूरा लेपित किया या कलई कर दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने इस प्रकार से इसे किया ना ये पृष्ठ चमकदार हो जाती है और इस एबल हो जाती है कि आपतित प्रकाश से किरण, ये तो खोखला है ना कांच, इसमें तो कांच खोखला करने का मतलब क्या, ये पारदर्शी है। कांच हमेशा ना पारदर्शी होता है, हम पारदर्शी कांच लेते हैं तो प्रकाश जब आएगा ना तो ये पारदर्शी है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें प्रकाश जाएगा, तो प्रकाश जाएगा, लेकिन जब इसे चमकदार पृष्ठ से टकराएगा ना तो ये वापस लौट जाता है, और जब वापस लौट जाता है ना तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। हमेशा याद रखना ना, कभी भी कांच के ऊपरी हिस्से से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, कांच के हमेशा उस पर पृष्ठ से होता है। एग्जामिनर्स का ये बहुत फेवरेट सवाल होता है, ये कभी कभी पूछ देते हैं कि बताइए ये हमारा कोई दर्पण है और प्रकाशिक किरण आई और ये टकरा करके वापस लौट गई, क्या ये फिगर सही है? तो नहीं, ये फिगर सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है ना कि ये कांच का टुकड़ा लिया है, कांच हमारा पारदर्शी होता है, मतलब ये प्रकाश इसमें इंटर होगा, और परावर्तन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, जो कि हमने परावर्तक पृष्ठ बनाया है। एक ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश का परावर्तन करता है परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कांच लिया, कांच का एक टुकड़ा लिया, पारदर्शी कांच का टुकड़ा लिया, जिसके ऊपर हमने पारे का लेप लगाया और आयरन के लाल ऑक्साइड से कलई कर दिया। अब यहाँ पे जब पूरा का पूरा ये चीजें तैयार हो जाएंगी ना, अगर कभी देखना होगा ना तो घर में जो शीशे पड़े होंगे उनके पीछे देखोगे तो एक पतली सी लेयर उचकती है, और पतली सी लेयर उचकने का मतलब ये हो जाता है ना कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज लगाए, तो एक्चुअल में हमारा पारा और आयरन होता है। ठीक, अब इससे प्रकाश जब टकराएगा तो वापस चला जाएगा, इसी को बोलते हैं दर्पण। ये जो हमने कांच लिया था ना, ये हमने पारदर्शी कांच जो लिया है, अगर ये समतल है इसको बोलेंगे कि ये समतल दर्पण है। अगर ये गोले का हिस्सा हो, खोखले गोले का हिस्सा हो तो इसको बोलते हैं कि ये हमारा गोलीय दर्पण है।
एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, ये वाला पृष्ठ तो गोल होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये गोलीय दर्पण है। अब ये दो तरह के होते हैं, जैसे हम लोगों ने मान लो कि गोला ले लिया है ना, तो हमारे तरफ दो चीजें हो सकती है कि या तो हम इधर कलाई कर दें और प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से कराएं, या फिर हम क्या करें कि धसे हुए तल पे कलाई कर दें, उभरे हुए तल से कराएं। तो अब उन्हीं चीजों को समझेंगे यहां पे। जब ना धसे हुए तल से कराई जाएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल, ऐसे, ठीक है ना। धसे हुए तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। दूसरा होता है उत्तल, मतलब क्या होता है कि हमारा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब इनको याद रखने की ट्रिक ये है ना कि अव का जो मतलब होता है ना, अव का मतलब होता है धसा हुआ, तल का मतलब होता है पृष्ठ, और ये दर्पण, दर्पण का मतलब क्या है कि प्रकाश का परावर्तन करने वाला, प्रकाश का परावर्तक मतलब एक ऐसा माध्यम या यंत्र जो अपने धसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। एक ऐसा माध्यम जो अपने धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब होता है, उत्त का मतलब होता है उभरा हुआ। अच्छा नहीं देखना हो ना तो यहाँ पे देखो लेंस में ये क्या होता है, लेंस में ये पृष्ठ उभरी हुई होती है ना, यही उत्तल लेंस है ना, उभरी हुई पृष्ठ है, तो यही कॉन्सेप्ट लेंस में भी अप्लाई होगा। उत्त का मतलब होता है उभरा हुआ, तल का मतलब होता है पृष्ठ। ऐसा दर्पण जो अपने उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। धसे हुए तल से करेगा तो अवतल, ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण, जब उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर है। तो ये तीन तरह के दर्पण हमने आपको दिखाया, आपको समतल, अवतल, उत्तल, जो कि दो टाइप्स में होते हैं, समतल और गोलीय। और गोलीय के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अब इनमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर ये प्रतिबिंब प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं ना, तो ये प्रतिबिंब का निरूपण करेंगे, और जब प्रतिबिंब का निरूपण करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम है। उन नियमों को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले उनसे रिलेटेड कुछ नाम होते हैं, जिन नामों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई हमने एक गोलीय दर्पण ले लिया है, अवतल लेते हैं, ये एक अक्ष पे होगा, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। सबकी परिभाषा भी देखते हैं। जिस बिंदु पे होगा इसको ध्रुव बोलते हैं। एक वक्रता केंद्र होता है, एक फोकस बिंदु होता है, द्वारक होता है, फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो अब अगर हम समझे ना मुख्य अक्ष या ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव, कि ये हमारे दर्पण का ध्रुव है। और यदि हम दर्पण के द्वारक को बढ़ा दें या परावर्तक पृष्ठ को बढ़ा देना तो एक गोले का निरूपण करेगा। ये जिस गोले का निरूपण करते हैं ना, उसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं कि ये वक्रता केंद्र है। वक्रता मतलब, वक्र मतलब होता है गोला, ता मतलब, या वक्रता का मतलब होता है ना कि घुमाव को निरूपित करने वाला केंद्र। जैसे ना वृत्त बन गया तो वृत्त में भी तो हम केंद्र ही इसका नाम बोलते हैं ना। तो जब केंद्र बोलते हैं ना तो यही फिजिक्स में क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र। मतलब दर्पण के घुमाव के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या से होकर के जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दूसरा हमारा होता है फोकस बिंदु। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र,
ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं और फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं और फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य जो दूरी होगी ना, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जैसे मैथ में क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसी को। यहाँ पे इसको बोलते हैं फोकस बिंदु और यहाँ पे इसे हम फोकस दूरी नाम देते हैं। और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, मतलब ये वाली डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये दर्पण का द्वारक है। द्वारक करने का मतलब ये हो जाएगा ना, दर्पण की लंबाई या परावर्तक पृष्ठ का मान। तो दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ये दर्पण का द्वारक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। आगे भी हम लोग देखेंगे। तो अब ये चीजें हो गई ना, तो इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी नियम ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये इस बार भी आने के चांसेस इसके ज्यादा है। तो समझते हैं आखिर चिन्ह परिपाटी नियम क्या है। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह का मतलब होता है ना कि चिन्हों से रिलेटेड, इतना तो पक्का है कि आखिर ये चिन्हों से रिलेटेड होता है। परिपाटी मतलब होता है गुण, तो चिन्हों वाले गुण। आखिर ये चिन्ह से रिलेटेड क्या गुण है उनको समझेंगे। कोई दर्पण होता है ना, ये हमारा एक दर्पण मान लेते हैं, कोई भी हमारा दर्पण है जिसको हम लोगों ने ले लिया अवतल दर्पण के रूप में। तो जब ये हमारा अवतल दर्पण है ना, तो इसमें जब प्रतिबिंब बनेंगे, तो अगर हम देखें वस्तु इधर रखी गई, अब वस्तु दाएं रखी गई है या बाएं, इन चीजों को जानने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके पीछे बन रहा है या इसके आगे बन रहा है, इसके ऊपर की दिशा में बन रहा है या नीचे की दिशा में बन रहा है। इनको ना जानने के लिए इनके मान से ही हम जान जाते हैं कि ये किस प्रकार के है, और इनको ना हम लोग प्लस माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। वही चीज, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी नियम। एक ऐसा नियम जो प्रतिबिंब या वस्तु की स्थिति दाएं अथवा बाएं, ऊपर अथवा नीचे को डिफाइन करता है। एक ऐसा नियम जो पोजीशन की दिशा को बताएगा कि इनकी स्थिति इस दिशा में है। ठीक है ना, वो चिन्ह परिपाटी नियम होता है और एग्जाम में बहुत पूछा गया, तो इस बार भी। तो चिन्ह परिपाटी नियम को समझते हैं। पहला नियम ये कहता है ना कि अनंत से आने वाली वस्तु सदैव दर्पण के मुख्य अक्ष मतलब क्या होगा कि जिस पे टिपा है, ये टिका हुआ है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती है। अनंत से यदि कोई वस्तु कोई अनंत पे रख दी गई है ना, तो हम उसकी आने वाली प्रकाशीय किरण को हमेशा इसके समांतर लेते हैं ज्यादातर। ये समांतर लेने का कॉन्सेप्ट ये है ना कि मान लो कि अगर हम थोड़ा सा भी एंगल क्रिएट करते हैं तो वो अनंत लंबाई से आ रही है, और जब अनंत लंबाई से आ रही है ना, तो पता नहीं इस दर्पण के द्वारा पे आएगी भी या नहीं, परावर्तक पृष्ठ पे ही हो सकता है ना एंगल क्रिएट हो, तो इसीलिए समांतर लिया जाता है। दूसरा नियम ये कहता है ना कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। अब बायां और दायां क्या होता है कि जैसे हम वस्तु को देख रहे हैं ना, तो वो जो हमारा दायां होगा यही यहाँ पे दायां माना जाता है, जो हमारा बायां होगा वही उसका भी बायां माना जाता है। तो बोला जाता है ना कि जो वस्तु है वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। अनंत से आने वाली वस्तु को क्या किया जाएगा? समांतर लिया जाएगा। दो नियम आपको बताए। पहला, यदि अनंत पे वस्तु है तो प्रकाशीय किरण समांतर होनी चाहिए। दूसरा, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। तीसरा, जो हमारा ध्रुव होता है ना, जो दूरियों का मापन होगा, दूरियां तीन होती है। एक दर्पण के क्या होती है ना कि फोकस दूरी होती है। दूसरा, वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी होती है। तीसरा, वस्तु या प्रतिबिंब और दर्पण के बीच। अब जैसे बोले हम ना, आपसे पूछे कि बताइए यहाँ से आपके जिले की दूरी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से इतनी दूरी पर हमारे जिले का मुख्यालय है। मतलब क्या है कि आप जहां खड़े हो वहीं से अपनी दूरी को कैलकुलेट कर रहे हो ना, वहीं से मापन करना शुरू किया। जैसे हम बोले कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो आप कुछ कैलकुलेट करोगे ना, अपने जहां पे रहोगे वहां से बताओगे कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर है। तो अब दर्पण जहां पे खड़ा है, बेसिकली मापन तो वहीं से किया जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास है, वस्तु पता नहीं कहाँ है,
ठीक है ना। तो इस ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियों का मापन किया जाता है, और दर्पण के ध्रुव से जब मापन किया जाएगा ना, तो आपतित प्रकाश के, अब ये रूल्स याद रखिएगा, पहला की रूल जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपतित प्रकाश के दिशा में मापी जाने वाली दूरियां, जैसे हमने किसी दिशा में मापे, किसी पर्टिकुलर दिशा में, आपतित प्रकाश के दिशा में मापी जाने वाली दूरियां सदैव धनात्मक चिन्हों के साथ ली जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा कौन सी है, ये वाली है ना, और इस दिशा में अगर हम ध्रुव से मापे तो इधर मापेंगे, ये दूरी कौन किस में ली जाएगी, सदैव धनात्मक में। तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, विपरीत क्या होगा, मतलब इससे इधर मापी जाने वाली, विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्हों के साथ ली जाती है। मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम, माइनस। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका भी बताऊंगा, पहले ये समझो कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरी किससे ली जा रही है, धनात्मक, और इसके विपरीत ली जाने वाली दूरी क्या ली जा रही है, ऋणात्मक। वस्तु सदैव इधर होगी तो क्या बोलेंगे, इस दूरी को, जैसे कह दिया गया ना कि ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो इसको हम लोग लिखेंगे u बराबर -15 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है, वस्तु सदैव बाईं ओर है, इधर है, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत माप रहे हैं हम लोग, यहां से मापेंगे तो क्या होगा, विपरीत माप रहे हैं। दूसरा नियम, और इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है ना कि वस्तु से ध्रुव से ऊपर की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्हों के साथ, मतलब ये प्लस लिया जाता है, और नीचे की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक चिन्हों के साथ ली जाती है, माइनस लेते हैं। अब ऊपर की दिशा में हमने क्या लिया, प्लस, नीचे क्या लिया, माइनस। अगर आप गलती करोगे ना, मान लो कि अगर आप कभी बोले कि सर हमारा प्रतिबिंब यहाँ बना है और हमने ये प्रतिबिंब से दूरी को माप दिया, तो ये गलत आएगा आंसर, क्योंकि हमारा यहाँ ध्रुव से, ये नियम जो बनाया गया है ध्रुव के साथ, तो हमेशा इसलिए एक नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश के विरुद्ध ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। अब इसको याद करने का सिंपल ट्रिक समझो, हम लोग ना बहुत पढ़ते आए निर्देशांक ज्यामिति या चतुर्थांश, इसमें आपने पढ़ा होगा कि ये x की धन दिशा है, ये y की धन दिशा है, ये x की ऋणात्मक दिशा है, ये y की ऋणात्मक दिशा है। मतलब क्या है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये क्या है माइनस है, और ये भी माइनस है। वही चीज, इस मूल बिंदु को उठाओ और ध्रुव के पास लेकर चले जाओ। अगर मूल बिंदु ध्रुव पर चला जाएगा ना, तो इधर की दिशा क्या है, ये प्लस वाला है, मतलब ये क्या होगी, प्लस ली जाएगी। ऊपर की तरफ प्लस है मतलब प्लस लिया जाएगा, नीचे की तरफ माइनस है मतलब माइनस, इधर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिया जाएगा। बिल्कुल इसी चतुर्थांश से यदि कंपेयर कर दे, बस याद रखिएगा कि इसका मूल बिंदु इसका ध्रुव बनेगा। तो ये होता है हमारा चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी नियम क्या करता है, चिन्हों को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि बोला जाए ना कि v की वैल्यू हमारी +15 है, तो +15 है तो मतलब क्या बता दोगे कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है ना, v प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, वो इधर की दिशा में, वो इसके इस साइड है, और जब इधर होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। मतलब ये है ना कि आप चिन्ह देख करके बता दोगे कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। दर्पण के पीछे कभी प्रकाश की रेखाएं जा ही नहीं सकती, और जब जा नहीं सकती और दूरी बता रहा है कि नहीं +15, मतलब इसके पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, यानी वो क्या है, काल्पनिक है। दूसरी चीज, तो ये चीज अगर यही कहते हैं कि -15 है, -15 कहने का मतलब क्या है कि इस दिशा में बना हुआ, इधर पे है, तो इधर पे अगर है ना तो इधर प्रकाशिक किरणें आएंगी, मतलब ये है ना कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो एक सवाल ये भी आता है कि अवतल दर्पण में एक सामान्य कंडीशन के लिए प्लस प्रतिबिंब की दूरी और माइनस प्रतिबिंब की दूरी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो किसी प्रतिबिंब के वास्तविक या काल्पनिक होने को रिप्रेजेंट करेगी। ये चिन्ह परिपाटी नियम है, केवल चिन्हों से रिलेटेड नहीं है, ये वस्तु या प्रतिबिंब की स्थिति, उनके गुणों को भी रिप्रेजेंट कर देता है, इसीलिए इसका नाम परिपाटी है। ठीक है ना। तो अब ये रहा चिन्ह परिपाटी नियम, और एग्जाम में बहुत पूछे गए, तो इनको एक बार फिर से देखते हैं। अनंत से आने वाली प्रकाशिक किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती है। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। हम दूरियों का मापन सदैव दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां सदैव धनात्मक चिन्हों के साथ, तथा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा यह है ना, तो इस दिशा में
विपरीत और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्हों के साथ ली जाती है। ध्रुव के ऊपर की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्हों के साथ तथा ध्रुव के नीचे की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्हों के साथ ली जाती हैं। अब ये हमारा चिन्ह परिपाटी नियम इसी पे समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को u से, प्रतिबिंब से व ध्रुव के बीच की दूरी को v से, फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों स्मॉल f से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे। अब जब प्रकाश आएगा ना तो ये प्रतिबिंब का निरूपण करता है और प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं। तो ये रूल क्या है, इनको देखते हैं कि जैसे हम किसी प्रतिबिंब का निरूपण करेंगे तो ये मुख्यतः 3 होते हैं, ठीक है ना। पहला नियम ये कहता है ना, हम 2 दर्पण ले लेते हैं, पहले बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझाते हुए चलेंगे। एक है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा हमने ले लिया उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो पहला नियम ये कहता है ना कि आपतित प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाशिक किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाता है। यह है प्रथम रूल, ठीक है ना। पहला नियम क्या कर रहा है कि आपतित प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर हो आने वाला प्रकाशिक किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाता है या होकर जाता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये हमेशा इधर घुमाव प्रदर्शित कर देंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाशिक किरणें हमेशा इस प्रकार मुड़ती हैं जैसे वो अपने केंद्र की तरफ मुड़ रही हो। इनका केंद्र इधर है, इसलिए इनका घुमाव कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर इनको फ्री छोड़ा जाता तो ये केंद्र पर जाती, ठीक है ना। तो पहला नियम हमारा कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम ये कहता है ना, इसी का जस्ट उल्टा है कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। रूल क्या कह रहा है कि समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी और मुख्य फोकस पे आ रही है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। तीसरा जो नियम है ना, तीसरा नियम बहुत आसान है। तीसरा नियम ये कहता है ना कि यदि वक्रता केंद्र से होकर आए या वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत हो, जैसे इन पे अगर वक्रता केंद्र की बात करें तो यहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र से होकर आए या उत्तल दर्पण में देखें तो वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत हो, मतलब कि यहाँ पे वक्रता केंद्र मान लेते हैं जहां पे ये प्रकाशिक किरण जा रही, तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने उसी पथ को धारण करती है। मतलब ये है ना कि यदि केंद्र पर आई तो केंद्र जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते चली भी जाएगी, ठीक है ना। वक्रता केंद्र से अगर आई तो वक्रता केंद्र के रास्ते वापस भी होगी। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस पे आएगी तो समांतर हो जाएगी। पहला नियम अगर समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी और यदि फोकस पे आ रही है तो समांतर हो जाएगी। और जो थर्ड नियम है ना कि यदि वक्रता केंद्र पर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये 3 रूल होते हैं। कहीं कहीं पे ना चौथा रूल भी अप्लाई किया जाता है। चौथा रूल ये कहता है ना कि यदि हम ध्रुव पर किसी प्रकाशिक किरण को आपतित करें तो जितने कोण पर आएगी उतना ही कोण पर परावर्तित भी हो जाती है। मतलब जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पे परावर्तित होती है, ठीक है ना। मतलब समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस पे आ रही है तो समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र से ही होकर परावर्तित भी होगी। और यदि हम ध्रुव पर आपतित करते हैं तो ध्रुव पर आने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बीच बनाए जाने वाले कोण से ही परावर्तित हो जाती है। देखो जितना एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल। किताबों में अक्सर ये 3 ही नियम होते हैं लेकिन कहीं कहीं पे ये चौथा नियम भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये परावर्तन के हमारे 3 रूल्स थे जिनके थ्रू प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम लोग अगली वीडियो में आगे देखेंगे
कि ये जो प्रतिबिंब बनाते हैं उन प्रतिबिंब की क्वालिटी क्या होती है, प्रकृति क्या है, किस प्रकार बनता है, और कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, और बाकी सारी चीज़ों को अगली वीडियो में डिफाइन किया जाएगा, लेंस, नेत्र, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल